हेलो एवरीवन, बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों मेरा नाम है विश्व प्रकाश श्रीवास्तव। बच्चों मैं डेली क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के मैथ्स लेकर इस चैनल पर आता रहूँगा। तो जो आपके सहपाठी मित्र हैं जो अभी तक अपनी पढ़ाई को ही नहीं स्टार्ट किए हैं, यानी वो जीरो से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे जो अपने पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। कोई भी हो, अगर वो शून्य से अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं वो भी जुड़े, और ऐसे भी बच्चे आकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे हुए हैं, एक बेहतर स्थिति में हैं, ऐसे बच्चे भी इस चैनल पर जुड़ करके अपने पढ़ाई को और इन्हेंस कर सकते हैं। तो बच्चों बिना समय बर्बाद किए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की तरफ। बच्चों आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ा जाएगा मेंसुरेशन। बच्चों मेंसुरेशन जो है सभी बोर्ड्स में 10 नंबर तक पूछे जाते हैं, और यूपी बोर्ड में ये फिक्स्ड है कि 10 नंबर के मेंसुरेशन आते हैं। मेंसुरेशन में बच्चों हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ने होते हैं। एक चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, और दूसरा जो चैप्टर है बच्चों उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं उसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों चैप्टर आपके समक्ष लिखा गया है। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में बच्चों आपने खूब पढ़ा है, लगातार आप 3-4 सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वहीं त्रिज्या, वहीं व्यास, परिधि निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। लेकिन बच्चों अब आप 10th लेवल में हैं, इतनी छोटी बातें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं दे दिया जाएगा कि ये वृत्त का त्रिज्या है और जाइए आप वृत्त का क्या निकाल के दिखा दीजिए, क्षेत्रफल, है ना। इतने आसान चीज़ें अब नहीं आएंगी बच्चों। तो बच्चों इस अध्याय में आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये त्रिज्यखंड होता क्या है, ये वृत्तखंड होता क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। तो हम हेडिंग लगा रहे हैं त्रिज्यखंड। आइए त्रिज्यखंड को समझने के लिए हम एक सर्कल यहाँ पर बनाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, समझना है हम लोग को। देखिए अब हम आपको बताते हैं त्रिज्यखंड होता क्या है। देखिए बच्चों, वृत्त की मैं कोई 2 त्रिज्याएँ यहाँ पर बना ले रहा हूँ। देखिए वृत्त की मैं कोई 2 त्रिज्याएँ बना ले रहा हूँ। एक त्रिज्या यहाँ से मैंने खींच रखा है और एक त्रिज्या यहाँ से मैंने खींच दिया, ठीक है। वृत्त की मैंने 2 त्रिज्याएँ ले ली, सेंटर से यहाँ तक, इसको मान लीजिए स्मॉल आर, और इस रेडियस को भी, रेडियस तो सेम ही होगा चाहे जहाँ हो,
इस सर्कल में सेंटर से परिधि तक की दूरी, है ना। तो ये भी कितना होगा, r होगा। रेडियस थोड़ी ना चेंज होगा, रेडियस तो हर जगह कितना होगा, r ही होगा। ठीक, अब समझिए, अब त्रिज्यखंड के ऊपर हम आते हैं, त्रिज्यखंड पे सीधे हम लोग आते हैं। देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से जो घिरा क्षेत्र होता है, ठीक है ना। इसको मैं छायांकित कर रहा हूँ, छायांकित में कर दे रहा हूँ ब्लैक पेन से, ठीक है ना। देखिए देखिए बच्चों, मैंने क्या कर दिया, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप, चाप को समझने के लिए यहाँ पर कोई दो पॉइंट आप मान लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है ए, और यहाँ पर एक पॉइंट आप मान लीजिए बी पॉइंट है ना। ठीक, तो ये चाप ए बी जो देख रहे हैं ना, दो त्रिज्याओं और संगत चाप ए बी के बीच में जो ये घिरा क्षेत्र है, इसी को बच्चों हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्यखंड। ठीक, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड के नाम से। त्रिज्यखंड। अब एक चीज बड़े अच्छी बात समझिएगा, यहाँ पर दो त्रिज्या और इस चाप को लिया गया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या यही चाप है, क्या सर्कल में क्या यही चाप है, ये भी तो चाप है। देखिएगा बी से लेकर चला हुआ है, इधर से होते हुए ए पर आया है, ये भी तो चाप है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट क्यू मैं ले लेता हूँ। तो देखिए एक चाप तो ये आपने ले लिया, ये भी है ना, और एक चाप ऐसे बनेगा बी से लेकर क्यू के रास्ते होते हुए कहाँ तक, ए तक, तो वो भी तो चाप है। तो बिल्कुल बच्चों वो भी चाप है ना। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं, और ये वाला भी चाप आप ले लोगे, वृत्त की दो त्रिज्याओं और इस चाप द्वारा घिरा जो एरिया है, इसको मैं जो है ग्रीन पेन से छायांकित कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो एक ग्रीन पेन से छायांकित किया गया क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको भी हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड, इसको भी हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। अब कहेंगे ये कौन सी बात हुई, आप नीचे को भी त्रिज्यखंड बोल रहे हैं, ऊपर को भी त्रिज्यखंड बोल रहे हैं। तो जी बिल्कुल, दोनों ही त्रिज्यखंड हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो भूलेंगे कभी नहीं। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा। ये जो नीचे वाला त्रिज्यखंड है, ये दो त्रिज्याओं और संगत लघु चाप द्वारा घिरा हुआ है बच्चों, है ना। किस चाप द्वारा घिरा हुआ है, दो त्रिज्याओं और संगत लघु चाप द्वारा घिरा हुआ है। लघु और दीर्घ तो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए छोटा सा चाप है, और ये देखिए ये बहुत बड़ा चाप है, बी से होते हुए क्यू से होते हुए ए पर पहुंचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चाप है, इसको दीर्घ चाप बोलते हैं, इसको लघु चाप बोलते हैं, है ना। तो जब वृत्त की त्रिज्या और लघु चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, उसको हम लोग जानते हैं लघु त्रिज्यखंड। किस नाम से जानते हैं, लघु त्रिज्यखंड। ठीक, किस नाम से जानते हैं उसको, लघु त्रिज्यखंड। ठीक, अब ऊपर
के बारे में विचार करते हैं। दो त्रिज्याओं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, दो त्रिज्याओं और संगत दीर्घ चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग बच्चों जानते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब बात आगे हम लोग बढ़ाते हैं। इतना हम लोग जान लिया गया है कि लघु त्रिज्यखंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, इतनी बातें हम लोग समझ लिया गया बच्चों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इस बात को। अगर किसी सर्कल में दो त्रिज्याओं और संगत लघुचाप से घिरा हुआ क्षेत्र को हम देखेंगे तो उसे कहा जाएगा बच्चों, क्या कहा जाएगा, बताइए एक बार, क्या कहा जाएगा उसको, लघु त्रिज्यखंड कहा जाएगा। जस्ट ऊपर यही बात आप अप्लाई करिए। दो त्रिज्याओं और दीर्घ चाप से, दो त्रिज्याओं, वृत्त की दो त्रिज्याओं और दीर्घ चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। अब उम्मीद है आपको त्रिज्यखंड समझ में आ गया होगा। अब त्रिज्यखंड समझ में आ गया है तो बस एक ही स्टेप और हमको आगे जाना है क्षेत्रफल समझने के लिए, है ना। बल्कि हो ही गया, जो हम लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड आपको समझाएं वो एक तरह से उसमें एरिया भी आ गया। देखिए जो मैंने ये ब्लैक जो है एरिया छायांकित किया हुआ क्षेत्र बोल रहा था ना, अगर इसका हम एरिया देखें कि कितना ये एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, तो ब्लैक पेन से जो छायांकित किया गया है ना, तो इसे बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है। अब जस्ट यही बात ऊपर अप्लाई करिए दीर्घ त्रिज्यखंड वाले बात में कि दो त्रिज्याएं और क्या था, दो त्रिज्या और दीर्घ चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र था उसको क्या था जानते थे, किस नाम से, दीर्घ त्रिज्यखंड के नाम से जानते थे। अगर इस एरिया को हम फाइंड कर लें, ग्रीन जो छायांकित किया हुआ है, इस एरिया को हम फाइंड करें कि कितना क्षेत्रफल है ये, तो इसे हम किस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेंगे बच्चों हम लोग। इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किस नाम से जानेंगे बच्चों, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फटाफट आइए एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। हम लोगों ने आज क्या जाना कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो त्रिज्यखंड हमने आपको समझाया कि कोई अगर वृत्त है और उसकी दो त्रिज्याओं और अगर लघुचाप से घिरा हुआ क्षेत्र को अगर हम देखें, दो त्रिज्याओं और लघुचाप से घिरे हुए क्षेत्र को देखें तो उसे कहा जाता है लघु त्रिज्यखंड। और इसी प्रकार से अगर हम ऊपर देखने का प्रयास करें, जो कि मैंने स्पष्ट रूप से आपको दिखाने के लिए नीचे ब्लैक कलर से मैंने छायांकित करा है और ऊपर जो मैंने ग्रीन पेन से छायांकित किया है, तो ये ऊपर भी तो दो त्रिज्या और दीर्घ चाप से घिरा हुआ है, तो ऊपर भी एक क्षेत्र बन रहा है। इस ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे बच्चों, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। अब इसी में क्षेत्रफल को भी ले आइए, इंक्लूड कर दीजिए क्षेत्रफल को तुरंत। जस्ट अगर इस ब्लैक छायांकित यानी इस काले पेन से छायांकित किए गए क्षेत्र का हम एरिया निकालें तो उसे किस नाम से जानेंगे हम लोग, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानेंगे हम लोग। किस नाम जानेंगे, लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानेंगे। और अगर हम लोग क्या करें, इस ग्रीन यानी हरे कलम के द्वारा जो छायांकित किया गया एरिया है, हरे पेन से जो छायांकित किया गया क्षेत्रफल है, क्षेत्र जो है हरे पेन से जो छायांकित किया गया क्षेत्र है, अगर इसका हम एरिया ज्ञात कर लें तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम चलेंगे, अब क्वेश्चन अगला जो आता है कि भाई कैसे हम निकालेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
और कैसे हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर फिर से हम समझने के लिए एक सर्कल को बना दे रहे हैं। देखिए एक सर्कल को हम यहाँ पर बना रहे हैं, छोटा ले रहे हैं कोई सर्कल हम। देखिए एक सर्कल हमने बनाया है ना, एकदम ध्यान से समझिएगा बातों को, ठीक है। हमने मल्टीपल टाइम आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए ये मैंने एक सर्कल और बनाया हुआ है, उसमें भी मैं समझा सकता था कि कैसे एरिया ज्ञात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें जो है ढेर सारी रेखाएं खींच जाती तो आपको हो सकता था दिक्कत महसूस होता, इसलिए हमने क्या किया है, अलग से एक सर्कल को बनाया हुआ है। अब देखिए सर्कल का मैंने तो यहाँ पर रेडियस बना लिया है ना, और मान लीजिए ये थीटा कोण पर झुके हुए हैं, रेडियस है इसका आर, इसका भी रेडियस है आर। हम लोग का जो टारगेट है वो क्या है, हम लोग का टारगेट बच्चों यही है कि हम लोग, देखिए छायांकित कर रहा हूँ, हम लोग इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिएगा इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम बी। देखिए ओ ए और ओ बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। इस एंगल को हम लोग कहते क्या हैं, केंद्रीय कोण कहते हैं, ठीक। यानी जो हमारा दूसरा जो हमारा त्रिज्या है ओ बी, वो ओ ए से कितना विचलित है, यानी कितना एंगल, ये कितने एंगल पर ये है, तो थीटा एंगल पर है। अब अगर एज्यूम करिए, अगर ये ऐसे टर्न करते 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 कौन टर्न करते करते ओ बी, अगर ये थीटा एंगल बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, समझ में आ रही है बात, ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल बढ़ता जाता। अरे भाई जब ओ बी चल रहा है तो ये एंगल बढ़ेगा नहीं, देखो ओ बी यही है, ध्यान से देखिएगा। अब ये जब चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो लगातार ये थीटा एक्सटेंड हो रहा है, लगातार थीटा एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड होते 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 अगर वो पुनः ओ ए पर पहुंच जाए तो बताइए बच्चों वहाँ कितना डिग्री टर्न कर चुका होगा। तो बच्चों इसका जवाब है वहाँ 360 डिग्री, यानी ओ ए और ओ बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन चुका होगा, 360 अंश का कोण बन चुका होगा। क्यों, एक बार फिर से समझिए। सपोज देखिए ये दोनों कितने एंगल पर थे, थीटा। अब ये जो घूम करके एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ पहुँचेगा, है ना। यहाँ जब पहुँचेगा तो एक तरह से सेंटर पे जो केंद्र कोण बनेगा वो 360 अंश का बनेगा। और आप भली बात जानते हैं, अगर 360 अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है तो कहाँ बनता है, सर्कल में बनता है। और सर्कल का एरिया होता कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर केंद्र कोण 360 डिग्री हो जाएगा तो ये रेडियस पूरे एरिया को क्या करेगी, स्वाइप करेगी, यानी हमें पूरा एरिया देखने को मिलेगा। अरे भाई जब केंद्रीय कोण 360 बन जाएगा तो हमें पूरा एरिया देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब पूरा टर्न करेगी ये रेडियस, पूरा टर्न कर जाएगी, टर्न करके पुनः प्रारंभिक स्थिति पर पहुंच जाएगी, मतलब ओ ए पर पहुंच जाएगी, तो ये थीटा बढ़ते 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 पुनः ओ ए पर जब पहुंचेगा तो कितना डिग्री टर्न कर चुका होगा, वहाँ केंद्रीय कोण कितना बना चुका होगा, 360 अंश बना चुका होगा। फलस्वरूप कितने एरिया को कवर करेगा वो, तो हम कहेंगे पाई आर स्क्वायर। अगर ये बात नहीं समझ आई तो सीधी भाषा में समझ लीजिए भाई, जब 360 वो केंद्र कोण बन जाएगा तो यहाँ का कोई एरिया छूटा, पूरे एरिया को कवर कर लिया। अब पूरे एरिया को अगर कवर करेगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो आइए एक एक नियम लगा लेते हैं। देखिए जब केंद्रीय कोण
360 अंश हो तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए आप। पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा बच्चों हम आपसे पूछा एक एक नियम का यूज करिए। अगर केंद्रीय कोण 1 डिग्री हो तब कितना बनेगा, जब केंद्रीय कोण 1 अंश हो तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। बहुत आसान, 360 डिग्री जब था तो पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री हो तब कितना हो जाएगा, 360 कहाँ चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर के नीचे चला जाएगा। पाई आर स्क्वायर बटा कितना 360 अंश। अरे भाई एक एक नियम बताइए। 20 पेंसिल का दाम 40 रुपया है, ठीक है, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा, एक पेंसिल का दाम कितना होगा बताइए। 40 में 20 से भाग कर देंगे तो 2 रुपया आ जाएगा, है ना। एक नियम ऐसे तो लगाए थे आप, है ना। 20 पेंसिल का दाम 40 रुपया, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। ठीक ही उसी प्रकार से एक नियम यहाँ अप्लाई करिए। जब केंद्र पर 360 अंश का कोण बन रहा था तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ रहा था, पाई आर स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिए, जब केंद्रीय कोण 1 अंश हो तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360। 360 कहाँ चला जाएगा, बटे में, ठीक। लेकिन हमने यहाँ कितना एज्यूम किया है, दोनों त्रिज्या के बीच में कितना एंगल बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है। तो जब केंद्रीय कोण थीटा हो तब बताइए, तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भाई आपको 1 डिग्री का पता हो, अरे एक पेंसिल का दाम आपको पता है तो आप चाहे जितने पेंसिल का दाम आपसे पूछा है बता लोगे। तो जब केंद्रीय कोण थीटा हो तब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 डिग्री जब था तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर बटा 360, तो थीटा डिग्री होगा तब कितना होगा, तो थीटा से इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। देखो अब बच्चों इसको घेर लीजिए, यही हमारा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। क्लियर। अब थीटा जितना डिग्री होगा यहाँ पर जो थीटा देगा, जो रेडियस देगा, उसी हिसाब से फार्मूले में रख देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ रही है बात। अब चलेंगे हम लोग आगे। अब बच्चों मैं आपसे एक बात पूछने जा रहा हूँ, जवाब दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चों इस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो इतना प्रोसेस दोबारा करने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई। पूरे सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल के एरिया में से लघु त्रिज्यखंड का एरिया क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जब पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, बताओ क्या बचेगा। जब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा,
दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास बचेगा। तो मैं उसको लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, इतनी बेसिक बात तो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। लघु पता है तो दीर्घ निकाल लेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बच्चों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा चाप की लंबाई, है ना। तो आइए हम लोग निकालते हैं चाप की लंबाई। ठीक, तो आपने देखा था एक लघु चाप है, ये देखिए नीचे एक लघु चाप बना हुआ है और एक ऊपर दीर्घ चाप बना हुआ है। तो अब फिर से वही मैं बोलूँगा, अगर मैं लघु चाप की लंबाई निकाल दूँ तो क्या आप दीर्घ चाप की लंबाई नहीं निकाल पाओगे। पूरे वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है ना, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। यहाँ हम बोले पूरे चाप की लंबाई, पूरा देखिए मैं पूरा घूम रहा हूँ यहाँ पर पूरा, तो ये पूरा परिधि कितना है, या परिमाप बोले हम इसको, कितना है वृत्त का परिधि 2 पाई आर है। तो अगर मैं लघु निकाल दूँ, आपको निकाल कर दे दूँ कि इस लघु चाप की लंबाई इतना है, दीर्घ निकालो, तो बहुत सिंपल काम करोगे आप। क्या, पूरे वृत्त की परिधि में से लघु चाप की लंबाई घटा दोगे तो आपके पास रिजल्ट में क्या बचेगा, दीर्घ चाप की लंबाई बचेगा। क्या बचेगा, दीर्घ चाप की लंबाई बचेगा। कौन सा वाला, इस चित्र में समझ लो कौन सा वाला बचेगा, BQA, यही बचेगा। पूरे में से पूरे वृत्त की परिधि में से लघु चाप की लंबाई जब घटा दोगे तो तुम्हारा ये बचेगा कौन सा चाप की लंबाई, दीर्घ चाप की लंबाई बचेगा। तो देखिए हम आपको चाप की लंबाई बताते हैं और हम आपको लघु चाप की लंबाई निकाल करके दिखा रहे हैं, इस लघु चाप की लंबाई। ठीक है ना। नाम, अगर आप कोई अक्षर से आप नाम देना चाहते हैं, अगर आप इसको कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ आप लिख लीजिए, T मान लीजिए, Q मान लीजिए, कोई अक्षर मान लीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे, है ना। वैसे तो मैं मार्कर करके बता रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर कोई अक्षर डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दीर्घ पे Q माना था, तुम लघु पे भी कोई एक अक्षर मान लो ताकि और स्पष्ट आपको होता रहे। समझ में आ रही है बात। तो देखिए चाप की लंबाई हम लोग समझेंगे, इतने चाप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अब एक बात बताइए, फिर वही एक नियम वाली कहानी हम दोहराएंगे। अगर ये एंगल 360 डिग्री हो जाए, मतलब इन त्रिज्याओं के बीच का एंगल कितना हो जाए 360, और 360 कब बनेगा, ये वाली त्रिज्या बढ़ते बढ़ते यानी थीटा बढ़ते 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 एक चक्कर जब मार देगा, पुनः ऐसे हो करके यहीं पहुंच जाएगा, अरे पुनः ऐसे घूम करके पुनः इसी यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो दोनों त्रिज्याओं के बीच में तब कितना डिग्री का कोण बन चुका होगा, 360 डिग्री का कोण बन चुका होगा। या हम आपसे बात कहें कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन चुका होगा, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री का कोण बन चुका है। समझ में आ रही है बात, कितने डिग्री कोण बन चुका है भाई, 360 अंश का कोण बन चुका है। तो अगर 360 अंश का कोण बनेगा तो बताइए, अगर आप ऐसे 360 डिग्री घूम गए, पूरा 360 डिग्री घूम गए, तो वृत्त बना कि नहीं बना। और जब वृत्त बनेगा तो वृत्त की क्या घूमे आप, वृत्त की पूरी परिधि मिलने लगेगी आपको। ठीक है, पूरे वृत्त की परिधि मिल जाएगी, अर्थात पूरे चाप की लंबाई आपको मिलेगी कितनी, 2 पाई आर। जब दोनों त्रिज्या के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 360, अर्थात केंद्र कोण 360 डिग्री हो जाएगा, तो आपको चाप की लंबाई कितनी मिलेगी 2 पाई आर। उसका रीजन है कि जब 360 डिग्री बनेगा तो एक चक्कर आप पूरा वृत्तीय चक्कर कर लोगे। तो वृत्तीय चक्कर जब आप कर लोगे तो वृत्त की एक पूरी परिधि को घूम गए आप। अरे भाई, वृत्त की पूरी परिधि को घूम गए आप। अरे यहीं से चला होगा, वो भी यहीं से तो चला होगा। देखो एक लास्ट बार आपको समझा रहा हूं मैं। अच्छा ये बताइए, जब OA OB एक दूसरे के ऊपर रहे होंगे तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। हाँ, अब धीरे धीरे एंगल बढ़ना शुरू हुआ, OB बढ़ना शुरू हुआ, थीटा पे पहुंचा। अब ये टर्न कर करके फिर जब यहीं पहुंचेगा तो एक चक्कर मार चुका होगा ना, थीटा यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पहुंचेगा,
देखो यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ पहुँचेगा तो कितना कितना डिग्री बन जाएगा केंद्र पर कोण, 360 डिग्री बन जाएगा। यानी एक वृत्त बन रहा है, तो यानी वृत्त की एक परिधि बन जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है? अरे भाई जब ये एक चक्कर यहीं पे था, यहीं चलना प्रारंभ किया था, यहीं पे OA भी थे, यहीं पे OB भी थे, लास्ट यहीं पे OA भी था, यहीं पे OB भी था। अब OB चलना शुरू किया, OB चलना शुरू किया, कितने एंगल पे है अभी OB और OA के बीच में एंगल बताओ, थीटा है। अब ये चलेगा 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 टर्न करके फिर यही पहुंच जाएगा। तो बताइए थीटा बढ़ते बढ़ते 360 पहुंच गया, और जब आप 360 डिग्री केंद्र पर कोण बन गया तो वृत्त की आपने पूरी परिधि क्या कर लिया, घूम लिया। यानी चाप की लंबाई हमको कितनी मिल जाएगी उस केस में, 2πr। कितनी मिल जाएगी, 2πr। भाई पूरी आप घूम गए, यहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, चलते 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 पता नहीं कितने वर्षों बाद आप फिर यहीं पहुँच गए। ठीक, ऐसे कह रहा हूँ। तो फिर से यहीं पर पहुँच गए, तो 360 डिग्री तो बना सेंटर पर, और घूम करके यहीं पहुँचे। तो वृत्त की आपने कौन पूरी परिधि नहीं तय की, पूरी परिधि तो तय की आपने, है ना। उसी को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, चाप की लंबाई के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो जब केंद्रीय कोण कितना होगा, जब केंद्रीय कोण बोलिए, केंद्र कोण बोलिए, जब केंद्रीय कोण 360 अंश हो तो बताइए, तो चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई कितनी बनेगी बताइए। तो आप कहेंगे सर 2πr बनेगा। अब हम आपसे पूछे, जब केंद्रीय कोण एक अंश हो तो लघु चाप की लंबाई, जब केंद्रीय कोण एक अंश हो तो लघु चाप की लंबाई, एक एक नियम लगा दीजिए ना। तो 360 कहाँ चला जाएगा, 2πr के बटे में, 2πr बटा 360। तो जब केंद्र पर 1 डिग्री कोण बनेगा, 1 डिग्री, अरे भाई दोनों के बीच में 1 डिग्री जब कोण बनेगा तो चाप की लंबाई हमें कितनी मिलेगी, 2πr बटा 360 अंश। ठीक है, अब हम कितने के लिए निकालना चाहते हैं, थीटा एंगल के लिए निकालना चाहते हैं। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब हमको चाप की लंबाई कितने एंगल के संगत चाहिए, थीटा एंगल के लिए चाहिए। तो थीटा एंगल के संगत कौन है, लघु निकाल रहे हैं हम, है ना। तो ये वाली चाप की लंबाई हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, तो थीटा एंगल पर निकालना है। तो जब केंद्रीय कोण थीटा हो तो लघु चाप की लंबाई कितनी बनेगी बच्चों, अरे एक अंश हो तो पता है, थीटा के लिए निकालना है तो थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक एक नियम। तो 2πr थीटा बटा 360 अंश। तो घेर लीजिए, ये हमारा मिल गया। जब केंद्रीय कोण थीटा हो तो लघु चाप की लंबाई होती है 2πr थीटा बटे 360 अंश। देखिए बच्चों, कुछ किताब में जो है यहाँ 2 से कैंसिल कर देगा, 2 से जब कैंसिल कर दोगे तो नीचे 180 आ जाएगा। तो किसी किसी किताब में आपको लिखा मिलेगा πr थीटा बटे 180 अंश। तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे πr थीटा बटे 180 कहिए, चाहे 2πr थीटा बटे 360 करिए, बात तो वही है ना। नॉर्मल से कैलकुलेशन है, चाहिए तो काट सकते हैं, लेकिन मैंने आज तक नहीं काटा क्योंकि हमें ऐसे सीधे याद हो जाता है 2πr थीटा बटा 360 अंश, है ना। तो अगर ये क्लास आपको समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने सहपाठी मित्रों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपने पढ़ाई को और मजबूत कर पाएँ और अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ, है ना। तो बच्चों, इसी टॉपिक के साथ
हम अपने क्लास को आज यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे और कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे, और हो सकता है कल हम लोग एक्सरसाइज पे भी पहुंच जाएं, है ना। और एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग लगाया जाएगा। ये चैप्टर जान लीजिए 2 से 3 क्लास में और लगेगा। ये 2 से 3 क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अपने क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।